मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खौफनाक पुर इसरार हवेली एपिसोड नंबर 6। वो तूसिया का बहुत ख्याल रखती थी। चंद ही दिनों में उसकी आदतों से उसने वाकफियत हासिल कर ली थी। नीलम की शादी के बाद से ही तूसिया में काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी, जिसकी वजह से आपा को बहुत ज़्यादा तशवीश लाहक थी। तूसिया ने उसको कुछ भी बताया नहीं था। वो चाहती थी कि अपने दिल की बात वो कह दे। दोपहर के 12 बज चुके थे। वो अपने कमरे में चुपचाप पड़ी थी। उसी वक्त आपा कमरे में दाखिल हुई। बीबी, आज क्या बनाऊं खाने में? कुछ भी अपनी पसंद का बना लो। और उसके अंदाज में लापरवाही थी। वो तो रोज़ाना ही बना रही हूँ, आज आप बताओ। वो उसके करीब बैठ गई। तो आज भी खुद ही बना लो, मुझसे मत पूछो, तूसिया ने बेजारी से जवाब दिया। तो ठीक है, मैं कबाब और दाल चावल बना देती हूँ। अच्छा, तूसिया ने सर हिलाया। बीबी, आपके कपड़े भी प्रेस कर देती हूँ, आप नहाकर ताज़ा दम हो जाओ, आपा ने कहा। नहाने को रहने दो। तूसिया के अंदाज में बदस्तूर बेजारी थी। मैं नहला दूँ, आपा ने बड़े ही प्यार से कहा। और उसकी बात सुनकर तूसिया ने उसकी तरफ बड़े ही गौर से देखा और फिर फीकी सी मुस्कुराहट से बोली, अब ये भी करोगी? तो क्या हुआ? आपा ने जवाब दिया, आपका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तुम कपड़े ले आओ, मैं खुद ही नहा लूँगी, मेरे होते हुए आप परेशान ना हो। वो उठते हुए बोली, आज मैं आपको अपने हाथों से नहलाऊँगी। तूसिया कुछ न बोली और थोड़ी ही देर के बाद वो कपड़े लिए कमरे में दाखिल हुई। उनको बेड पर रखकर मुस्कुराकर बोली, चलें। ओफो, आज तुमने खूब ज़िद पकड़ी हुई है। तूसिया उठते हुए बोली, आपको 2 दिन से बुझा हुआ देख रही हूँ, मेरा दिल दुख रहा है। नहाने के बाद आपकी तबीयत संभल जाएगी, आपा ने मुस्कुराते हुए कहा। गुस्ल खाने में दाखिल होकर तूसिया कदरे झिझक कर बोली, आपा तुम जाओ, मैं खुद ही नहा लूँगी। नहीं, आपा इत्मीनान से बोली, मैंने मशवरा दिया है तो मैं ही पूरा करूँगी। फिर आपा ने उसको अपने हाथों से बेलिबास किया। तूसिया के चेहरे पर शर्म रक्स करने लगी थी। वो अपने बदन को समेटने की कोशिश कर रही थी। आपा ने उसके सरापे को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तवील सांस लेकर बोली, बहुत खुश नसीब होगा वो। कौन? तूसिया चौंक गई। वही जिसकी तुम दुल्हन बनोगी। कितना हसीन और सुबक है तुम्हारा जिस्म, जैसे कि संगे मरमर की कोई मूरत हो, बेदाग। वो बोलती ही चली गई। इतना सुनना था कि तूसिया के सामने वरगोश का सरापा आ गया। वही वरगोश जिसने उससे अजहारी मोहब्बत किया था। दिल ही दिल में वो भी उसको चाहने लगी थी। दूसरे ही पल उसने अपने आप को संभाला और हंस कर बोली, अरे आपा, तुम तो शायरी करने लगी, दाग तो तुमने अभी देखा ही नहीं। इतना कहकर उसने अपनी पीठ उसकी तरफ घुमा ली। आपा ये देखकर हैरान रह गई कि गर्दन की तरफ एक गोल सुर्ख निशान था जो कि चमकता हुआ मालूम हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ खून जम गया हो। देखा तुमने? वो सीधी होकर बोली, ये निशान कैसा है? पैदाइशी कह लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाँद में भी दाग है। आपा ने कुछ सोच कर कहा, मैं औरत होकर तुम्हारी बेमिसाल हुस्न की शैदाई हो गई हूँ, और अगर किसी मर्द ने तुमको देख लिया तो वह बेचारा पागल हो जाएगा। बातें मत बनाओ, और यूं भी कोई मर्द मेरे नसीब में नहीं है। तूसिया ने प्यार से उसको डांटते हुए कहा, अरे ऐसा क्यों? मुझे नहीं मालूम। उसका लहजा गमज़दा था। हो सकता है कि मैं मर्द ज़ात के लिए नुकसानदा साबित हूँ। ये तो एक फजूल सी बात है। वो उसके जिस्म पारी पानी डालते हुए बोली, मैं ठीक कह रही हूँ। नीलम की शादी में उससे मुलाकात हुई थी, वो यहाँ भी आ चुका है। बाबा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। बस उस दिन से उन्होंने मुझ पर पाबंदी लगा दी। मैं कहीं जा सकती हूँ, ना किसी से मिल सकती हूँ। वैसे भी शुरू से ही उन्होंने मुझ पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं। इसमें तुम्हारी ही भलाई होगी, वगरना बड़े बड़े सरकार तो तुम पर जान छिड़कते हैं। उसकी बात सुनकर तूसिया के लबों पर एक तलख सी मुस्कुराहट उभर आई। वो कैसा दिखता है? आपा ने राजदारी से पूछा। और उसकी बात सुनकर तूसिया जैसे कहीं खो सी गई। कदरे तवक्कुफ के बाद वो बोली,
बचपन में मैंने सिंड्रेला की कहानी पढ़ी थी। सिंड्रेला पर एक शहज़ादा आशिक हो जाता है। वो शहज़ादा बहुत खूबसूरत था, बस वैसा है वो। इसकी बात सुनकर आपा मुस्कुराने लगी। उसकी कोई तस्वीर है? हाँ, उसने अपनी तस्वीर का वादा तो किया था, मगर बाबा के आ जाने के बाद वो सब चौपट हो गया। अगर तस्वीर होती तो मैं ज़रूर देखती। ये सुनकर तूसिया मुस्कुराई और बोली, मेरा सब कुछ तो देख चुकी हो, दिल में भी झांक लो, वो नज़र आ जाएगा। साहल पर मिलने वाली तस्वीर और अखबार में छपने वाली तस्वीर बिल्कुल एक ही थी और जिसको देखकर नागर उछल पड़ा था। हुआ यूं कि उस दिन के बाद नागर अपने साथियों के साथ शहर वाले अड्डे पर वापस आ गया था, लेकिन वो दिन रात इसी सोच में रहता किसी तरह सोने को हासिल कर ले, और उसी तरह वो सारा दिन शहर के थानों के चक्कर लगाता रहा कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए कि वो बॉक्स किस पुलिस पार्टी ने कब्जे में लिया है। दोपहर के वक्त एक वो थाने के सामने बने हुए एक होटल में घुस गया था, क्योंकि भूख का एहसास बड़ी ही शिद्दत से हो रहा था। उसकी निगाहें एक मेज़ पर जम गई, जहां एक बड़े मियाँ बैठे अखबार में गुम थे। बड़े मियाँ की उम्र 60 साल थी और उनके आगे खाना रखा हुआ था जो कि ठंडा हो रहा था। नागर ने कुछ सोचकर उसी तरफ कदम बढ़ा दिए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उन्होंने चौंक कर अखबार हटाया और नागर को सर से पैर तक देखा और बोले, मियाँ, लेटने के लिए घर होता है, होटल नहीं। इतना कहकर वो फिर अखबार में गुम हो गए। लगता है बहरा मालूम है, नागर ज़हरीला बड़बड़ाया। मैं तशरीफ़ रखने का कह रहा हूँ हज़रत, नागर ने ऊंची आवाज़ में कहा, और उसकी बात पर उन्होंने फिर नागर की तरफ देखा। मियाँ, शराफत का लेबल हर कोई चेहरे पर लगाकर थोड़ी घूमता है, वो तो किरदार से पता लगता है। नागर काफ़ी ज़िच होने लगा था। अचानक उसकी नज़र बड़े मियाँ की कान की मशीन पर पड़ी, जो कि कान से हटी हुई थी। चुनाचा नागर ने आगे बढ़कर वो मशीन वापस उनके कानों में लगा दी और उस पर वो काफ़ी शर्मिंदा हुए थे। मियाँ बैठो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको शर्मिंदगी हुई। दरअसल मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मशीन अब कान में नहीं है। कोई बात नहीं। नागर कुर्सी खींचकर बैठ गया। अब उसकी नज़रें वीटर को तलाश कर रही थी। मियाँ, किसको ढूंढ रहे हो? वीटर को हज़रत। अरे मियाँ, खाना तुम्हारे सामने है, शुरू हो जाओ। इसमें वीटर को बुलाने की क्या ज़रूरत? बड़े मियाँ मुस्कराए। नहीं नहीं, आप खाए, मैं अपना मंगवा लूँगा। मियाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो। बड़े मियाँ का लहजा सख्त हो गया। खाना ना तुम्हारा होता है ना मेरा, ये नसीब का है। जिस दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है वही खाएगा, आपने बजा फरमाया। चले फिर शुरू करें, फिर और मंगवा लेंगे, नागर ने जल्दी से कहा। उन्होंने अखबार फ़ौरन एक तरफ रख दिया और खाना खाना शुरू हो गए। खाने के दौरान बड़े मियाँ ने नागर की तरफ देखकर कहा, मियाँ, ये चोट कैसी है तुम्हारी बातें पर? चोट पर नागर को याद आया कि बचपन में जब पहला जुर्म किया था तो ये चोट उसका तोहफा थी। वो हज़रत, बचपन की है ये चोट, नागर ने बात गोल करते हुए कहा। ओह अच्छा, आप इतनी देर से खाना नहीं खा रहे थे? नागर ने बड़े मियाँ से पूछा। दरअसल अखबारों में खबरें ही इतनी चटपटी होती हैं कि ध्यान ही नहीं रहा। अब देखो ना, स्मगलर भाग गए, सोना गिरफ्तार हो गया। नागर के कान खड़े हो गए। जी, मैं समझा नहीं। अरे मियाँ, हैरत है, तुम अखबार भी नहीं पढ़ते हो तो न्यूज़ चैनल भी नहीं देखते होगे। बड़े मियाँ के लहजे में हैरत थी। हज़रत, वक़्त ही नहीं मिलता, नागर ने ठंडी सांस भरी। अब तो वैसे भी वक़्त कम ही रह गया है। तुम ठीक ही कहते हो, बड़े मियाँ ने तासुब से गर्दन हिलाई। बरकत ही कहाँ रही है अब। हमारे दौर में जदीद सहूलियात नहीं थी, लेकिन बरकत बहुत थी। एक कमाता था तो 10 खाते थे, और आज 10 भी पूरे नहीं। दिन और रात तो यूं गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बड़े मियाँ ने लंबी तकरीर झाड़ दी। नागर ने सोचा कि बुजुर्गवार काफ़ी बातूनी मालूम होती हैं और इससे मुद्दे की बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त। आप सोने के बारे में कुछ बता रहे थे। पहले भाई तुम खाना तो खा लो, फिर देख लेना। मैं सिर्फ सुर्खी देखूंगा। इतना कहकर उसने अखबार मेज़ पर फैला दिया। अखबार में खबर के साथ उस सारी टीम की तस्वीर और उनके नीचे उनके नाम भी मौजूद थे। और फिर वो वरगोश की तस्वीर और उसका नाम देखकर उछल पड़ा था। वरगोश की आंख खुली तो काफ़ी दिन चढ़ चुका था और उसकी तबीयत में कुछ बोझलपन सा महसूस हो रहा था। वैसे भी वो ज़्यादा देर तक सोने का आदी नहीं था। नींद के हचकोले लेते हुए उसको अकबर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसको नींद से क्यों बेदार नहीं किया। फिर वो हिम्मत करके उठ बैठा और फिर दरवाजे की जानब देखकर उसको याद आया कि रात में वो ला करके सोया था।
پھر اس صورت میں وہ اس کو کیسے اٹھاتا؟ پھر وہ ہمت کر کے اٹھا۔ اسی لمحے اس کو سانپ کی مورتی کا خیال آیا اور وہ فوراً ہی الماری کی طرف لپکا۔ دوسرے ہی لمحے اس کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے ارمانوں کا تاج محل زمین بوس ہو گیا ہو، اور اس کی وہ حالت تھی کہ جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو، یا وہ خود کسی پتھر کی مورت میں بدل گیا ہو۔ الماری خالی تھی۔ وہ سونے کا سانپ اس الماری میں نہیں تھا۔ کہیں سے بھی اس کو ایسے آثار نہیں ملے جیسے کہ کوئی اس کمرے میں آیا ہو۔ اس نے پورے کمرے کی تلاشی لے ڈالی، لیکن اس سونے کے سانپ کی مورتی کو نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملی۔ اب وہ مایوس ہو چلا تھا۔ خیالات کی دنیا سے وہ اس وقت باہر آیا جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر وہ چونک اٹھا۔ کون؟ میں ہوں، اکبر۔ وہ اچھا، اتنا کہہ کر اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اکبر کی نگاہوں میں حیرت دوڑ گئی، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن ورگوش اس کی نگاہوں میں مچلتی ہوئی حیرت کو بھانپ گیا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو، رات کسی سے کشتی لڑی تھی کیا؟ تم جاؤ، میرے لیے ناشتہ بناؤ، میں نہا کر آ رہا ہوں۔ ورگوش نے اس کی نگاہوں کو پڑھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ جی، اور میں اس لیے آیا تھا کہ آپ کا ناشتہ کیا کرو گے؟ کچھ بھی بنا لو، بار بار پوچھا مت کرو۔ یہ کہہ کر ورگوش غسل خانے کی طرف بڑھا۔ اکبر ابھی اسی جگہ جمع ہوا تھا اور اس کو کھڑا دیکھ کر ورگوش جاتے جاتے رک گیا۔ کیا بات ہے؟ ورگوش بابو، کمرہ سیٹ کر دوں؟ نہیں شکریہ، تم جاؤ، میں کر لوں گا، ورگوش نے نرم لہجے میں کہا۔ ورگوش نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا کر بڑی حد تک وہ تازہ دم ہو گیا۔ اب اس کا ذہن بڑی ہی تیزی سے اس مورتی کی گمشدگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس الجھن کو لے کر اس نے جلدی کمرہ سیٹ کیا اور ایک بار پھر وہ الماری کی جانب بڑھا، اور پھر جیسے ہی اس نے الماری کا پٹ کھولا اور وہ حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ ناگر نے ہوٹل میں بڑی تفصیل سے اس خبر کو پڑھا تھا۔ اس باکس آفس سے برآمد ہونے والی تمام چیزوں کی مکمل تفصیلات اس نیوز میں موجود تھیں۔ وہ تفصیل پڑھ کر چونک گیا۔ چنانچہ بڑے میاں سے جان چھڑا کر وہ فوراً ہی باز سے رابطہ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اپنے اور ساتھیوں کی طرح وہ بھی اپنے نادیدہ باز سے ناواقف تھا۔ رابطے کے لیے گھر میں ایک چھوٹا ٹرانسمیٹر موجود تھا جس سے وہ باز سے رابطہ کیا کرتا تھا۔ اگر باز خود رابطہ کرنا ہوتا تو وہ موبائل پر کال کرتا، لیکن یہ نمبر ایسا ہوتا تھا جس کو کبھی ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بتائی ہوئی مخصوص فریکوینسی ملا دی۔ کافی دیر کی درد سری کے بعد آخر کار باز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا بات ہے؟ اوور۔ باز، میں آپ کو کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ اوور۔ ناگر کے انداز میں شکایت تھی۔ اپنا انداز درست کرو، مجھے ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ میں اتفاق سے ادھر نکل آیا تو تم سے بات ہو گئی، ورنہ تم اس ٹرانسمیٹر سے اپنا سر ہی پھوڑ لیتے۔ اوور۔ باز کی قدرے بیٹھی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ سوری باز۔ اوور۔ چلو معاف کیا، اب بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اوور۔ باز نے حاتم کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ باز، اس مورتی کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اوور۔ ناگر نے آہستہ سے کہا۔ تو تم یہ بتانے کے لیے مجھے بے چین تھے؟ اوور۔ باز کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ نہیں باز جلدی سے بولا، وہ دراصل اخبار میں نے اس خبر کے متعلق پڑھا ہے۔ اوور۔ وہ تو ہر کسی کو معلوم ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ باز نے بولتے وقت شاید برا سا منہ بنایا تھا۔ لیکن باز، میرے پاس دوسری خبر ہے۔ اوور۔ ناگر کا لہجہ ڈرامائی ہو گیا۔ وہ کیا؟ باز نے جلدی سے کہا۔ یاد رکھو بات کام کی ہو ورنہ۔ اوور۔ باز نے باقی کا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ باز اخبار میں مسروقہ چیزوں کی تفصیل ہے، لیکن اس میں سونے کے سانپ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اوور۔ کیا؟ باز چلا اٹھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اوور۔ باز نے چلاتے ہوئے کہا، اور اس کے چلانے سے ناگر یکدم ہی سٹ پٹا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ اس باکس میں اس سانپ کی مورتی کو پہلے سے اڑا لیا گیا ہے۔ یہ کام ورگوش کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا، میرا دل کہتا ہے۔ اوور۔ ورگوش؟ اوور، اور باز کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی باز، ہم نے ساحل کی تلاشی لی تھی۔ اوور۔ پھر کیا ملا وہاں سے؟ اوور۔ باز کی آواز ناگر کے کانوں میں پڑی۔ ساحل پر ایک تصویر ملی جو کہ ورگوش کی ہی ہے اور جس پر کسی توسیہ نامی لڑکی کا نام لکھا ہے۔ اوور۔ ناگر کی بات پر خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر کے بعد باز کی بھرائی ہوئی آواز ناگر کے کانوں سے ٹکرائی۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، اب تم جاؤ، میں خود اس معاملے کو دیکھتا ہوں کہ یہ ورگوش کیا بلا ہے۔ اوور اینڈ آل۔
सोने के सांप की मूर्ति अलमारी में ही मौजूद थी और उसकी आंखें अपने मखसूस अंदाज में चमक रही थी। वरगोश को अच्छी तरह से याद था कि वो मूर्ति अलमारी में नहीं थी और फिर वह वापस उस जगह कैसे आ गई। इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। मूर्ति मिल जाने से उसको बेहद खुशी थी और इस सवाल के जवाब ने उसको बहुत ज़्यादा उलझा दिया। चुनाचा जब वो रात को अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा खामोश था और उसके साथियों ने उसकी खामोशी को भांप लिया। वो समझे कि आज भी उसकी तबीयत कुछ नासाज है। अरे यार, आप आराम करते, आप आई क्यों? अकराम ने मुस्कुराकर कहा। रात जगह सेहत को तबाह कर देता है साला, शेर अली ने टुकड़ा लगाया। यार, घर में भी बोरियत ही होती है, वरगोश ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर तो सर जी इसका एक हल है, बोरियत को भगाने का, शकील अहमद ने मुस्कुराकर कहा। वो क्या? शेर अली और अकराम ने यक ज़बान होकर कहा। सर, आप कब तक मुलाजम के हाथों का पका खाना खाओगे? अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर वरगोश के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसके ख्यालों में यकदम ही तूसिया का चेहरा घूमने लगा था, जिसके हुस्न के हिसार में वो कैद हो चुका था। बिल्कुल ठीक, और जिस घर में चांद सी औरत ना हो वो घर नहीं जहन्नम होता है साला, शेर अली मुस्कुराया। छोड़ो इन फजूलियात को, ये बताओ कि बॉक्स का क्या रहा? वरगोश ने पूछा, क्योंकि मेरे जाने के बाद मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि क्या हुआ। सर, वो सारा सोना सरकारी तहवील में जा चुका है और उसकी रिपोर्ट हेड क्वार्टर में आईजी साहब तक पहुंच चुकी है और सारी मीडिया में आपके चर्चे हैं। अरे, मैं तो ला इल्म था। सर, पूरी दुनिया को मालूम हो गया है, आप तो हर जगह आप ही के चर्चे हैं, अकराम ने कहा। मैं आराम ही करता रहा था, इसलिए मुझे इल्म नहीं हुआ, वरगोश ने बात बनाई। बहरहाल एक इंक्वायरी बैठ चुकी है कि यह सोना आया कहाँ से और किसको डिलीवर होना था। बहुत जल्द ही असल मुजरम सामने होंगे, शकील ने मुस्कुराकर कहा। अभी वरगोश इस बात का जवाब देना ही चाहता था कि एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो आवाज़ सीटी से मुशाबत रखती थी। फिर उसने जो कुछ देखा वो काफ़ी हैरान कुन और खौफजदा कर देने वाला था। वरगोश की निगाह बेख्याली में मचान की जानब उठ गई। दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और वो जहाँ था वहीं खड़े का खड़ा रह गया। मचान की तरफ का मंजर ही ऐसा था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आपा ने जिस तरह उसके हुस्न की तारीफ़ की थी वो मंजर बार बार उसकी आंखों में लहरा रहा था। क्या मैं वाकई बहुत हसीन हूँ? यही वजह है कि बाबा ने मुझे सबसे छुपाकर अलग थलग रखा हुआ है। क्या इस डर से कि मुझे कोई उड़ाकर ले जाएगा? क्या मैं उसी तरह 7 पर्दों में छुपी रहूँगी? इसी तरह की बातें सोचती हुई वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने वरगोश के बारे में भी सोचा, क्या वो उसको याद करता होगा? फिर उसने अपने अंदर से एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, तुम परेशान ना हो, वो तुमको चाहता है और उसकी आंखों में तुमने सच्चाई देखी है। वो ज़रूर आएगा, फिर वो 7 पर्दे खुल जाएंगे और तुम आज़ाद होगी। इसी तरह की बातें सोचते हुए वो नींद की गहरी वादियों में खो गई। वो सांप था या अजदहा जो कि बड़ी ही तेज़ी से एक दरख्त से मचान की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वरगोश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चिल्लाना चाहा, वो चिल्ला भी ना पाया और उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा जिस्म जैसे पत्थर की किसी मूर्ति में तब्दील हो गया हो। ये उसकी फुंकार थी जिसने उसको सीटी समझा था। उसने चीख कर अपने साथियों को खबरदार करना चाहा, मगर उसकी आवाज़ उसके हलक में फंस कर रह गई। उसके साथियों के हंसी मजाक की आवाज़ें उसको बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थीं। उसके जिस्म के तमाम मसामों ने पसीना छोड़ दिया था। वरगोश ने हलक फाड़ कर अपने साथियों को आवाज़ देना चाही, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे हलक में फंस कर रह गई। लाख कोशिश के बावजूद भी वो चिल्ला ना सका। उसके जिस्म में सिर्फ उसकी आंखें थी जो हरकत कर सकती थी और उसने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। उसने सुन रखा था कि उससे इससे दिल को तकवीत और खौफ से निजात मिलती है। यही हुआ और उसका जिस्म उन अनदेखी बंदिशों से आज़ाद हो गया। फिर वरगोश को और कुछ न सूझा और उसने जेब से पिस्तौल निकाला और असदहे या सांप की जानब फायर कर दिया, जो कि उसके साथियों के करीब पहुंच चुका था। ये देखकर वरगोश हैरान रह गया कि गोलियां उस सांप से टकरा कर उचट हो गईं और जैसे कि उसका जिस्म पत्थर का हो। गोलियों की आवाज़ सुनकर तीनों बुखला गए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था।
इबरतनाक मौत उनका मुकद्दर थी। सांप या अस्तेहे ने अपना जिस्म उन तीनों के गिर्द किसी चादर की तरह लपेट दिया। फिर उन दिल दो चीखों से इलाका गूंज उठा। आनन फानन वो बेहिसो हरकत हो गए। बेहोश होने से कबल बरगोश ने सिर्फ इतना देखा कि उस अस्तेहे ने गायब होने से पहले उसकी जानब बड़ी ही तेज नज़रों से देखा था। होश में आने के बाद दिमाग कदरे इतदाल में आया तो फौरन ही उसकी आंखों के सामने मचान वाला मंजर घूमने लगा था। वो बुखलाकर उठ बैठा। ऐन उसी वक्त एक नरमो मुलायम हाथ उसके सीने पर आकर रुक गया। शुक्र है आपको होश आ गया। उसने चौंक कर देखा तो एक नहायत ही खूबसूरत और जवान साला नर्स खड़ी थी, जिसके लबों पर हमदर्दाना मुस्कुराहट थी। अब बरगोश ने इधर उधर देखा तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो किसी अस्पताल के वार्ड में है। मैं यहाँ कैसे? आपको बेहोशी और शदीद बुखार की हालत में आपके महकमे के लोग लाए थे। 3 दिन के बाद आपको होश आया है, नर्स ने इतला दी। 3 दिन के बाद? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं देखती हूँ कि आप लोगों में कोई मौजूद है कि नहीं। इतना कहकर नर्स कमरे से बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद बरगोश ने पूरी कुव्वत सर्फ की और उठ बैठा। ना जाने क्यों वो अपने अंदर बेहद कमज़ोरी महसूस कर रहा था। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी तवानाई कहीं खो गई हो। जल्द ही नर्स की वापसी हुई, लेकिन वो अकेली नहीं थी और उसके साथ SHO कमाल फारूकी भी थे और उसके चेहरे पर नहायत गंभीर किस्म की संजीदगी मौजूद थी। अरे आप उठकर क्यों बैठ गए? नर्स फौरन बोल उठी। मैं ठीक हूँ नर्स, बरगोश ने बुझे हुए लहजे में कहा। वो तीनों कहाँ, किस हाल में हैं? बरगोश ने फौरन ही कमाल फारूकी को मुखातब किया। उसी वक्त ही फारूकी ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया और उसके जाने के बाद कमाल फारूकी बरगोश की तरफ मतवज्जा हुआ और बोला, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, आमीन। उसके लहजे में तासुब था। क्या? बरगोश चिल्ला उठा। वो तीनों मर गए? हाँ, जहर का इतना शदीद असर था कि वह मौका पर ही हलाक हो गए। हम जब वहाँ पहुँचे तो उनकी लाश फूल कर कुपा हो चुकी थी। आखिर वहाँ हुआ क्या था? बरगोश ने सांप का हाल क्या सुनाया और पूरी बात सुन लेने के बाद कमाल फारूकी की आंखों में हैरत नाचने लगी थी। ये किस तरह मुमकिन है कि सांप पर गोलियों का असर नहीं हुआ? फारूकी गैर यकीनी अंदाज में बोला, और इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, बरगोश ने सर हिलाते हुए कहा। फिर तो एक ही बात हो सकती है। फारूकी का लहजा ड्रामाई हो गया। बरगोश उसकी जनाब वजाहत तलब नज़रों से देखने लगा। वो कोई जिन था, ज़रूर तुम लोगों ने कोई हरकत की होगी जिसकी वजह से वह नाराज़ हो गया। और उसकी बात सुनकर बरगोश चौंक गया और फिर कुछ सोचने लगा था। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद वो बोला, मुझे याद आया कि इस हादसे से कुछ देर पहले मैंने एक पेड़ के नीचे पेशाब किया था। ओह, यही तो। फारूक अपने हाथ पर हाथ मारकर बोला, क्या तुम वहाँ बोलकर बैठे थे? समझा नहीं। ऐसी वीरान जगहों पर अक्सर जिन्नात का बसेरा हुआ करता है और जिन्नात को अक्सर सांपों के रूप में आना पसंद होता है। और अगर कोई बोल कर बैठे कि वो जिन्नात इस जगह से हट जाते हैं, तुमने बगैर बोले उसका घर गंदा कर दिया और उसका बात का उसने बदला लिया है। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो? बरगोश ने बरहमी से कहा। ये बातें बेवकूफ़ी की बात नहीं है। तुम तो जानते हो कि मैं पीरी मुर्शिदी के चक्कर में ज़्यादा रहता हूँ और जिन्नात का जिक्र तो कुरान मजीद में भी मौजूद है। मैं कुरान मजीद की किसी बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं तो बोल कर बैठने वाली बात को मानने से इनकार कर रहा हूँ। अगर बिलफर्ज ऐसी कोई बात है तो वो जिन मुझे ठिकाने लगाता, ना कि मेरे साथियों को। ज़रूर ये कोई और चक्कर है। तुम्हारी बात में तो वज़न है। फिर तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो सांप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी या फिर तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है। गोली उसके करीब से गुजर गई होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आसफ अहमद बरगोश ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। सिर्फ आराम, इंक्वायरी जारी है, जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। फारूकी मुस्कुराकर बोला। बड़े सरकार अपने कमरे में आराम से कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी आंखें बंद थी। यूं लगता था कि जैसे वो किसी गहरी सोच में मुस्तगर्क हो। तूसिया दबे पांव कमरे में दाखिल हुई और अकब में आ खड़ी हुई। फिर कुछ कहने के लिए होंठ ही लर्जे कि उसने अपने होंठों को सख्ती से भींच लिया और खामोश ही खड़ी रही। मेरे पीछे क्यों खड़ी हो? सामने आओ। बड़े सरकार की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई। तूसिया बुखलाकर सामने आ गई और वो अभी तक हैरान थी।
बाबा मैं तो चुपके से आई थी, आपको कैसे मालूम हुआ? मेरी आंखें बंद हो या खुली, लेकिन मैं कभी अपने गिरदोपेश से गाफिल नहीं रहता। यूं भी मेरी सैकड़ों दुश्मन और हज़ारों दोस्त हैं। अगर मैं गाफिल हो जाऊं तो गफलत में ही मारा जाऊं। लेकिन मैं तो आपकी कोई दुश्मन नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक मिसाल दी थी। जवाब मुस्कुरा कर दिया गया। मुझे आपसे बात करनी है, तूसिया ने नजरें झुकाकर कहा। कहो, लेकिन पहले आप ये बताएं, आप नाराज तो नहीं होंगे? ये तो उसका फैसला तुम्हारी बात सुनकर ही होगा। इसका मतलब नाराज होने का इम्कान है। अच्छा बाबा, अब मैं नाराज नहीं होऊंगा, अब बोलो। बाबा मैं वो बोलते हुए रुक गई और वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बड़े सरकार की मैंने किए निगाहें उस पर टिकी थी। वो उसके बोलने के मुंतज़िर थे। मैं इंस्पेक्टर बरगोश से शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर बड़े सरकार के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। ओह, और वो 2 टके का पुलिस ऑफिसर? वो 2 टके का नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तूसिया की आवाज़ ऊंची हो गई। बाबा, प्यार मोहब्बत, बड़े सरकार ने तंजिया अंदाज में कहा। 2-4 ही दिन में उस 2 टके के इंसान ने तुम्हारा दिल जीत लिया। और मैं जो सालों से तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, तुम उन 4 दिनों के आगे कोई हिसाब नहीं रखोगी? क्या मतलब? वो आम और मामूली इंसान है, लेकिन तुम आम और मामूली नहीं। तुम्हारी रगों में शाही खून है। तुम एक शाही कबीले के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती हो। बड़े सरकार ने पुरजोश लहजे में कहा। शाही कबीला, शाही खानदान, मैं समझी नहीं। हाँ, तुम कोई मामूली नहीं हो, बड़े सरकार ने संजीदगी से कहा। यहाँ से कोसों दूर एक इलाका है, तुम वहाँ की मलका हो। तुम्हारी पीठ पर जो निशान है वो उससे शाही खानदान की मीरास है। तो क्या मेरे माँ बाप जिंदा हैं? वो बेताबी से बोली। नहीं, उस कबीले में बगावत हो गई और उनको कत्ल कर दिया गया, और मैं तुमको वहाँ से लेकर फरार हो गया, वरना इस बगावत में तुम्हारी और मेरी मौत पक्की थी। ओह, और तूसिया के मुंह से निकला, बस मुझे एक ख़ास वक़्त का इंतज़ार है, जिसके बाद तुमको वहाँ ले जाऊँगा। बड़े सरकार के लहजे में अजीब सी सरशारी थी। बड़े सरकार की बात सुनकर वो खामोश रही। वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आया इन बातों पर यकीन करे या नहीं। अभी वह सोच ही रही थी कि बड़े सरकार के बाद फिर उसको सुनाई दी। वो कह रहे थे, जब वहाँ राज करोगी, हुकूमत करोगी, तो क्या फिर भी तुम बरगोश जैसे इंसान को याद रखोगी? वो खामोश ही रही और उसके दिल में तो बस सिर्फ बरगोश की तस्वीर थी। बरगोश जिसने दिल के धड़कने का मफहूम समझाया था। बरगोश जिसने उसको एहसास दिलाया था कि वो भी चाहे जाने के काबिल है। खामोश क्यों हो, जवाब दो, बड़े सरकार ने उसको चुप देकर कहा, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। ऐन उसी वक़्त कहीं दूर से घंटी की आवाज़ उभरी, जिसे सुनकर बड़े सरकार चौंक गए। फिर जल्दी से तूसिया की तरफ देखकर बोले, अब जाओ, जाकर सो जाओ, कल बात करें। इतना कहकर उन्होंने तूसिया के जाने का भी इंतज़ार नहीं किया और बड़ी ही तेज़ी से घंटी की आवाज़ की सिमत बढ़ गए, जो कि दोबारा उभरी थी, और उनके कदम बड़ी तेज़ी से उठ रहे थे। उनके जाने के बाद तूसिया चंद लम्हे वहाँ खड़ी रही और फिर बाहर निकल गई। बरगोश का पूरा दिन उसी अस्पताल के उसी कमरे में गुजरा था। दिन भर वो खूबसूरत और नाजुक सी नर्स उसकी देखभाल करती रही। उस नर्स को देखकर बरगोश को हमेशा जापानी गुड़िया याद आ जाती। वो थी भी इस कदर नाजुक। कोई और मौका होता तो वह नर्स से बहुत सी बातें करता, मगर उसके दिमाग के कारखाने में अपने साथियों की मौत ही मैन्युफैक्चर हो रही थी। क्या कोई सोच सकता है कि कल तक हंसने बोलने वाले यूं मौत से हमकिनार हो जाएंगे? ज़िंदगी का यही दस्तूर है, जो आया है वो जाएगा। बाकी ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रहमान और रहीम है। फिर उसको जिब्रान याद आया था, जो फ़र्द पर कुर्बान हो गया। अपने 3 साथियों की मौत से उसको एहसास हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी कितनी वेस्ट की है। पुलिस सर्विस में वह सिर्फ वो कांचे के चक्कर में पड़ा हुआ था और उसको खुद से घिन सी आने लगी थी। क्या मैं अपने आप के कपड़े बदल दूं? नर्स की आवाज़ ने उसके ख्यालात को चौंका दिया। और उसने नर्स की तरफ देखा और फिर जल्दी से बोला, शुक्रिया, मैं खुद ही कर लूँगा। अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दरअसल मेरी ड्यूटी अब ख़त्म होने वाली है और मैं जा रही हूँ, नर्स ने बताया। आप बेफिक्र होकर घर जाओ। जब दोबारा ड्यूटी पर आओगी तो मैं नहीं मिलूँगा, मैं घर चला जाऊँगा। नहीं, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है।
شکریہ نرس، میں اتنا آرام نہیں کرنا چاہتا، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں تمہاری خدمات کو یاد رکھوں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام لبنہ ہے۔ شادی ہو گئی آپ کی؟ شادی؟ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی تلخی محسوس کر کے اس نے حیرت سے پوچھا۔ شادی کے بازار میں ہم لڑکیاں شو پیس ہی تو ہیں، ہر بار تیار ہو کر دکھائی جاتی ہیں اور پھر مسترد کر دی جاتی ہیں۔ جواب میں تلخی نمایاں تھی۔ ورگوش نے کوئی جواب نہ دیا۔ واقعی یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ لڑکیاں تیار ہو کر پسند کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہیں، پھر دلہا یا دلہے کی ماں کی کسی نہ کسی وجہ سے مسترد کر دی جاتی ہیں۔ ورگوش افسردہ ہو گیا۔ نرس چلی گئی اور پھر اپنے خیالات میں کھو گیا تھا۔